हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज जो मैं आपके सामने कंपनी प्रेजेंट कर रहा हूँ वो एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 367 करोड़ है। ऐसी कंपनी में पोजीशन बनानी है नहीं बनानी है, ये इस वीडियो के एंड में आप सोचना। इस वीडियो में हम लोग प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके पैरामीटर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, जिससे एक हमें आइडिया आ जाएगा कि छोटी कंपनी को किस तरीके से स्टडी किया जाता है और इसमें पोजीशन बनाना है नहीं बनाना है तो कैसे बनाना है, कितना बनाना है। ऐसे कई सारे जो अपने क्वेरीज होंगे ना, वो भी इस वीडियो में रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। ये वीडियो न सिर्फ इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और भी कंपनीज को स्टडी करने में भी इसमें अच्छा खासा इंपॉर्टेंस हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली इनका ROC और ROE नंबर देखिए, ठीक है। जनरली बहुत जो अबो 20% अगर ये नंबर मेंटेन किया जाता है ना, तो उस टाइम पे कंपनी वगैरह अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, ऐसा हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। तो जिस तरीके का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये जो नंबर मेंटेन हो रहा है ROC और ROE, ये काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट हो गया मेरे अकॉर्डिंगली। सेकंड प्लस पॉइंट जो है, इसके ऊपर डेट ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 0.01 यानी डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो इसका वाला बुक वैल्यू जो है वो 80 रुपीज़ का है और इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 154। तो ऐसे नहीं, ये काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। जिस तरीके का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और जिस तरीके का एक जो रिजल्ट्स वगैरह पेश कर रही है उसके अकॉर्डिंगली ओके वाला है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। थर्ड, अगर आप स्टॉक का पी देखें तो 9.4 है। इंडस्ट्री के पी के साथ अगर कंपेयर करें तो 22.4 आता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री के पी के साथ कंपेयर करें तो हमें काफ़ी अंडर वैल्यूड दिखेगा, लेकिन वो अंडर वैल्यूड होने का भी रीज़न होता है क्योंकि कंपनी का बेस इतना स्ट्रांग नहीं है। आने वाले फ्यूचर में अगर वो वैसे हो जाता है, कंपनी नंबर्स वगैरह काफ़ी अच्छे बनाती है, कंपनी एक्सपेंशन अच्छा करती है, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में हमें जो पी मल्टीपल है उसमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो अभी के पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो आपको 9.4 दिखा रहा है उसको हम लोग अंडर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते, फेयरली वैल्यूड हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड यील्ड, स्लाइट अमाउंट ऑफ डिविडेंड ये कंपनी पे करती है। अभी इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमारे लिए ज़्यादातर मायने रखेंगे कि कंपनी किस टाइप के रिटर्न्स हमें बना के दे सकती है। कंपनी का फेस वैल्यू आप यहाँ पे चेक कर लिए, 10 का है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 40.4% का स्टेक है, जो कि मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी छोटी कंपनी को लो बेस से जब बनाया जाता है तो इस टाइप का ही हमें प्रमोटर्स का होल्डिंग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला क्राइटेरिया वगैरह ओके है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। अगर यहाँ पे FI का स्टेक देखें तो माइनर साइज 0.07% का, और वो भी कोई आइडेंटिफाइबल जो ये वाला है FI है उनका नाम नहीं है यहाँ पे। और DI का भी अगर आप स्टिक चेक करते हैं तो 0.02, तो ये भी कोई आइडेंटिफाइबल जो है वो कोई भी DI नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कि कोई मतलब जो FI DI जो इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसने कुछ परसेंट का स्टेक यहाँ पे लेके रखा हुआ है, सो दैट वो भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके, क्योंकि छोटा कंपनी है, अगर अच्छे से ग्रो हो जाता है तो उनका अमाउंट भी अच्छा खासा बन जाएगा। पब्लिक का स्टेक देखें तो वो ऑलमोस्ट 60.8 के आसपास था, 60.7 के आसपास। यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक लास्ट 2 क्वार्टर में देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी लास्ट 2 क्वार्टर में बढ़ा है तो क्या कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे दिखाए हैं, सो दैट इनका वाला स्टेक वगैरह प्रमोटर वगैरह बढ़ा रहा है, मतलब अपनी कंपनी के ऊपर फेथ करे कि आने वाले टाइम पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आइए देखते हैं, ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी लास्ट 3 क्वार्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिसंबर 2020, मार्च 2021 में हमें यहाँ पे स्टेक इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जून 2021 में इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेल्स देखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अभी सेल्स देखिए 127, 135, और ये सेकंड वेव की वजह से 122, ठीक है। ये कोविड का जो इम्पैक्ट आया था स्लाइट अमाउंट में, यहाँ पे भी हमें इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ से निकाल दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहाँ पे देखिए आप 16 करोड़ और 17 करोड़, यानी कंपनी अर्निंग्स वगैरह जनरेट कर पा रही है, लेकिन कंपनी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, ठीक है। अभी ये कम क्यों है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंशन करेगी, जिस तरीके का मैनेजमेंट रहेगा कंपनी का सेल्स के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर कंपनी का जो ये वाला है मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो अगर स्टेबल है तो उस टाइम पे हमें इस टाइप के ही यहाँ पे जो ये है जो प्रॉफिट्स वगैरह है वो दिखाई देंगे। मतलब जब सेल्स बढ़ेंगे तभी जाके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सेल्स इनके वाले जो है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 3-4 क्वार्टर से स्टैग्नेंट है, लेकिन अगर आप पिछले 2020 के साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो ईयरली रिजल्ट्स में हम लोग रिव्यू करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा बेटर पिक्चर आएगा। इनका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 10 से लेकर 14% के बीच में यहाँ पे मेंटेन होता है। अभी यहाँ पे
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ये जो भी है इंटरेस्ट वगैरह उसके साथ डिप्रिसिएशन अमाउंट जो है अगर उसको एक्सक्लूड कर अगर इसको निकाल दे तो यहाँ पे देखिए 13 करोड़ 15 करोड़ और ये 15 करोड़, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हमें स्टैग्नेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी सेम 9 करोड़ 10 करोड़ और 11 करोड़। अभी यहाँ पे देखिए 11 करोड़ का जो फिगर है, राइट, तो यहाँ पे जनरली सेकंड वेव ने इम्पैक्ट किया था, बट फिर भी कंपनी ने अच्छा खासा मतलब 122 करोड़ का, जो कि मतलब लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन जितना ही है जो सेल्स है, हार्डली 12-13 करोड़ के आसपास का हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन उन्होंने एक्सपेंसेस में मैनेज करके हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट बोलिए या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलिए या फिर आप बोलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर स्लाइट अमाउंट ऑफ ग्रोथ वाला फिगर यहाँ पे दिखाई दिया है। तो कंपनी की ग्रोथ हम लोग पकड़ सकते हैं 5 to 10% के आसपास हो रही है, ठीक है। तो ये ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि माइक्रो कैप कंपनी के लिए एक डिसेंट है। अगर कंपनी एक्सपेंशन का प्लान करती है तो डेफिनेटली उस कंडीशन में यहाँ पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। अभी एक बार ईयरली अगर हम लोग इनका रिजल्ट चेक करें तो यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर पिक्चर आएगा। ये ईयरली वाला फिगर है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मार्च 2020 है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है वो 25 नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 25 करोड़ का था। सबसे पहले हम लोग सेल्स के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद देखेंगे सेल्स किस तरीके से ग्रो हुए ईयरली। तो यहाँ पे देखिए 385 से ये 476 करोड़ के यहाँ पे सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, यानी ये मेरे अकॉर्डिंगली ग्रोथ वगैरह अच्छी है, ठीक है। अगर इसके साथ अगर हम लोग जो करंट वाला है सिनारियो 2022 वाला, तो वहाँ पे अगर हम लोग टीटीएम कंसेप्ट के ऊपर अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट फिगर निकल के आ रहा है 509, बट क्वाइट पॉसिबल है कि ये नंबर और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है अगर कोविड इम्पैक्ट नहीं करेगा तो। अभी सेल्स के बारे में अगर ये वाला हम लोग ग्रोथ कैलकुलेट करें तो वो ऑलमोस्ट 23% का निकल के आता है ईयरली बेसिस पे, ठीक है। और ये टीटीएम पे अभी तक पूरा आया नहीं है तो ये कैलकुलेट करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके पहले का अगर देखें तो यहाँ पे कंपनी का डीमर्जर हुआ था मार्च 2019 में, तो एक प्रकाश इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी बनी है और ये प्रकाश पाइप जो है उससे सेपरेट हुई है ये एंटिटी, ठीक है। तो ये प्रकाश पाइप वगैरह मेरे अकॉर्डिंगली अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये कंपनी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और फ्यूचर में देखते कि किस तरीके से ये कंपनी ग्रो करेगी। अगर यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देखें तो ये वाला देखिए 25 करोड़ से इंप्रूव होकर 36 हुआ है और 36 से इंप्रूव होकर 39, ये टीटीएम कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंपनी लास्ट ईयर को अगर बीट कर देती है, लास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस है उसको बीट कर देती है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि ये वाला जो नंबर है ये वाला 45 के आसपास वगैरह चला जाए। कौन सा नेट प्रॉफिट का बोल रहा हूँ मैं, अगर कोविड वगैरह इंपैक्ट नहीं करता है। अगर 45 का अगर आ जाता है तो इसमें अगर आप 36 में अगर आप मिला देते तो ऑलमोस्ट 30% अगर मिला देते तो मेरे अकॉर्डिंगली 45 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाई देगा। यानी अगर पैट में कंपनी 25 से लेकर 30% अगर कंट्रीब्यूट कर रही है तो ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। सेल्स में कंपनी ऑलमोस्ट 15 से लेकर 25% का कंट्रीब्यूट कर पा रही है और प्रॉफिट में जो है वो जनरली बोरो में 25 से लेकर 35 कंट्रीब्यूट कर पाई तो बहुत ही बड़ी बात होगी। इसमें डेफिनेटली आने वाले टाइम पे हमें कुछ वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर मैं इनसाइडर ट्रेड की बात करूं, राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त 2021 ये रिसेंट वाला नंबर है, ठीक है। तो जो ये वेद प्रकाश अग्रवाल है, जैसे मैंने बोला था प्रमोटर और डायरेक्टर है इस कंपनी के, तो उन्होंने क्या किया है कि ये पर्टिकुलरली मतलब लास्ट 1 मंथ से मैं अभी इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है इन्होंने अच्छा खासा स्टेक इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया। मतलब 20,000 के आसपास, मतलब 20,000 के आसपास क्वांटिटी में से 4 से 5 बार इन्होंने जो मार्केट सेल होता है ना वहाँ से शेयर्स परचेस किए हुए। अभी वो परचेस का अगर आप एवरेज प्राइस देखें तो वो निकल के आ रहा है 171 रुपीज़ का, ठीक है। और जो वैल्यू निकल के आती है उसकी, तो ये वाली निकल के आ रही है 1.7 करोड़ की, ठीक है। अभी छोटी कंपनी है उसके अकॉर्डिंगली ये मतलब इनके पास जितना है उतना स्टेक स्लोली इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये 1 लाख के जो शेयर्स लिए हुए हैं 171 के प्राइस पे लिए। तो प्रमोटर अपने वाले स्टेक जब परचेस कर रहा है तो हो सकता है कि उनके माइंड में आने वाले 1 साल में कुछ एक्सपेंशन का प्लान हो या फिर कुछ उनको ऐसा लगता हो कि यस डेफिनेटली कंपनी अच्छा खासा हम लोग हमारे पास अभी भी स्कोप है और अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि शायद हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा सोच सकते हैं कि अगर बाकी पैरामीटर अगर हमारे क्राइटेरिया में अगर सही से बैठ रहे हैं और साथ ही में ये भी अगर सही लग रहा है हमें, तो डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस कर सकते चाहिए। तो ठीक है, ऐसे नहीं है, मैं बस आपको मेरा स्टडी वगैरह आप बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये वाला इन्होंने जो लिया वो एवरेज प्राइस 171 रुपीज़ का है। अभी करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है अगर उसको देखें तो वो निकल के आ रहा है 154 रुपीज़ का, ठीक है। मतलब जितने का प्रमोटर ने लिया उससे थोड़ा बहुत डिस्काउंट में है, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं 30% के आसपास, 20-30% के आसपास, नहीं 20-30 नहीं 10% के आसपास का हमें यहाँ पे डिस्काउंट में ये शेयर देखने के लिए मिल रहा है।
ये तो हो गई सारी पॉजिटिव बात है, ठीक है। अभी इस कंपनी में निगेटिव क्या है? तो निगेटिव में सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लेज परसेंटेज 19.1। तो प्रमोटर जो है इसमें, मतलब वेद प्रकाश अग्रवाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे जो प्रमोटर है, ठीक है, क्योंकि वेद प्रकाश अग्रवाल जी के पास आई थिंक 15% के आसपास का स्टेक है। तो रिमेनिंग जो 25% का स्टेक है उसमें से ऑलमोस्ट 19% का स्टेक जो है वो प्रमोटर्स ने प्लेज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लेज परसेंटेज कभी भी छुड़ाया जा सकता है, ये एक याद रखिए आप, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि किसी को लगता है कि ये प्लेज वगैरह रख देना चाहिए, मतलब कंपनी वगैरह किस टाइप का परफॉर्म करेगी वो डाउटफुल होता है, तो कभी कभी प्रमोटर्स वगैरह रख सकते हैं। लेकिन जब ऐसा लगेगा उनको कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो उस टाइम पे क्वाइट पॉसिबल है कि ये वाला जो है प्लेज परसेंटेज वो हमें रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे। अभी हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये वाला जो प्राइस है ये मुझे फेयर प्राइस लग रहा है, ऐसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है और ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पोजीशंस बनाई जा सकती है सबसे पहला। सेकंड, इसको हमें ईयर जो इसके वाले क्वार्टरली नंबर्स होते हैं वो मॉनिटर करने हैं। तो अभी तो क्वार्टरली नंबर्स अच्छी आए हैं, ठीक है, और साथ ही में मैं इसको ट्रैक करते रहता हूँ। तो डेफिनेटली आप अगर बनाते तो इसके बारे में जो भी प्लस माइनस चीज़ें रहेंगी डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर मान लीजिए कि इनके क्वार्टरली नंबर्स अगर सही नहीं आते हैं कंपेयर विथ इंडस्ट्री, ओके, इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उस टाइम पे हम लोग एग्जिट का प्लान करेंगे। लेकिन अगर कंपनी के साथ साथ ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको प्लेज परसेंटेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए और इसके पी मल्टीपल के ऊपर भी नहीं। एक अच्छी कंपनी को आपको चूज़ करने के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। तो इस सेक्टर में जो बढ़िया स्टॉक है, जैसे हो गया सबसे पहला हमारा एस्ट्रल पाइप हो गया, उसके बाद प्रिंस पाइप हो गया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज हो गया, ये कंपनी, ये वाली जो चॉइसेस है वो आपकी फर्स्ट होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड आपको अगर दो चाहिए, एस्ट्रल, प्रिंस, सुप्रीम में, तो डेफिनेटली आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर इमर्जिंग में तो ऑलरेडी हमारा प्रिंस पाइप है ही, लेकिन एक ऐसा छोटा वाला कंपनी जिसमें हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अगर अच्छा खासा कंपनी ग्रो हुआ तो अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है, वैसा अगर कुछ कंपनी चाहिए तो डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा है मुझे जो कि प्लेज परसेंटेज वाला है। अदर देन दिस बाकी जो भी पैरामीटर्स है, ठीक है, जो भी नंबर्स वगैरह फाइनेंशियल्स है वो मुझे इंप्रेसिव लगे इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी करती क्या है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग इनके वाली वेबसाइट में जाके सर्च करेंगे। अभी हम लोग कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और इनकी जो प्रमोटर है वेद प्रकाश अग्रवाल, ठीक है, ये जनरली मतलब जो है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है पीवीसी वाला, इसमें जनरली ये 1981 से ये ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। उनको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर है और धीरे धीरे कंपनी मतलब अपना ट्रस्ट वगैरह क्रिएट कर रही है। और इसी में कंपनी जो है मतलब जो इनके वेरियस जो प्रोडक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सच एज एग्री पाइप, कॉलम पाइप्स, प्लम्बिंग, केसिंग पाइप्स, SWR पाइप्स, गार्डन पाइप्स, देयर रिलेटेड फिटिंग, यानी पाइपिंग के इसमें ज़्यादातर इनका वाला काम है और साथ ही में ये उसके लिए जो फिटिंग्स वगैरह लगती है तो उसमें भी इनके वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और इनका वाला एप्लीकेशन तो बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जनरली सबको पता ही होता है कि इरिगेशन, ड्रेनेज, हाउसिंग वगैरह में ये कंटिन्यूसली, मतलब ये एक कंज्यूमेबल टाइप का सेक्टर है जहाँ पे कंटिन्यूसली डिमांड बनी रहती है। और इनका वाला प्लांट जो है ना काशीपुर में आता है, उत्तराखंड में, ठीक है। और इनके पास जितना लैंड है ना 60 एकड़ का, उसमें से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि विथ मोर देन 50% एरिया बेइंग यूटिलाइज फॉर फॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन, यानी इन्होंने सिर्फ लेस देन 50% का ही एरिया अपने प्लांट के लिए यूज़ किया है और बाकी का जो है वो एज अ मतलब जो प्लांटेशन वगैरह के लिए उसके लिए यूज़ किया हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है ना मोर देन 50% वाला, ये कभी भी कंपनी एक्सपांशन के लिए यूज़ कर सकती है। इसमें से 20-30% भी अगर इन्होंने एक्सपांशन के लिए यूज़ कर लिया फ्यूचर में, अगर इनका वाला कुछ प्लान होगा, क्योंकि हमें प्लान पता नहीं होते लेकिन प्रमोटर्स को ये चीज़ें पता रहती है कि आगे में अगर स्कोप है तो हम लोग एक्सपांशन कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्रमोटर एक एक स्लोली मतलब कंपनी को अगर एक्सपांड करना है तो डेफिनेटली उनको एक्सपांशन के ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें क्या है कि थोड़ा बहुत ऐसे क्लू लेना पड़ता है कि मतलब पैरामीटर्स वगैरह ठीक है, प्रमोटर्स वगैरह कुछ स्टिक बढ़ा रहे हैं कि अपना वाला, तो ऐसे कुछ हिंट्स वगैरह मिल जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा मतलब और थोड़ा सा रिलाई हो जाते हैं कंपनी के ऊपर कि ठीक है यहाँ पे कुछ हम पोजीशंस वगैरह बना सकते हैं। कंपनी मेनली दो बिजनेसेस रन करती है, एक पीवीसी पाइप्स वाला है और दूसरा फ्लेक्सिबल। तो ये पीवीसी वाला जो है जनरली ये वाला मतलब जो ये होता है लो कॉस्ट वाला एक एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ कंपनी यूपीवीसी पाइप भी बनाता है जहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट वगैरह बढ़ जाता है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का है और प्रोडक्ट का भी कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन ये
जो प्रोडक्ट्स है ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। तो हर कोई यूपीवीसी वाला प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाता है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूपीवीसी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पे पीवीसी भी यूज़ करता है। तो कंपनी दोनों भी इसमें ऑपरेट करता है, और जिस तरीके का डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली प्रमोटर्स वगैरह इसके बारे में सोचेंगे कि किसमें एक्सपांशन वगैरह करना है। और सेकंड ये आ जाता है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में ये जो प्लास्टिक वाला पैकेजिंग है उसको पर्टिकुलरली कोई कंपनी के लिए बनाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बना के रखते हैं, जिसमें इनका एप्लीकेशन एफएमसीजी की जो पैकिंग्स वगैरह है उसमें आएगा। उसके साथ साथ जो पाइपिंग रिलेटेड सॉल्यूशन है उसमें भी जो पैकेजिंग वगैरह लगता है उसमें आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका वाला यूसेजेस है। फूड में जैसे मैंने आपको एफएमसीजी सेक्टर में बोला था, साथ ही में अगर नीचे में आते तो बेवरेजेस एंड अदर्स, जैसे ये वाला जो भी मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना, तो उसके पैकेजिंग्स के लिए ये कंपनी अपने सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी सारा डिस्कशन हो गया इस कंपनी के बारे में। कंपनी में पोजीशन बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, इसका डिसीजन आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि मैंने इसका वाला छोटे से छोटा हर पैरामीटर आपके सामने प्रेजेंट किया, प्लस पॉइंट भी माइनस पॉइंट भी। मेरे अकॉर्डिंगली मैंने ऑलरेडी इसमें लॉन्ग बैक पोजीशंस बना के रखी हुई है, और मैं इसके क्वार्टरली नंबर्स वगैरह मॉनिटर करता हूँ। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम लगा तो मैं अपना पोजीशन विड्रॉ कर दूंगा। अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रही तो डेफिनेटली मुझे ये कंपनी अच्छा खासा वेल्थ बना के दे सकती है, ऐसा मेरा परसेप्शन है। लेकिन मैंने इसमें बहुत ज़्यादा अपना वाला पोर्टफोलियो का वेटेज नहीं दिया है, हार्डली 1 से लेकर 2% का यहाँ पे वेटेज दिया है, 2 से मैक्सिमम 2.5% का। इससे ज़्यादा मेरा वाला इसमें स्टेक नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में इसका वेटेज नहीं है। मैंने जो भी चीज़ें इस कंपनी के बारे में आपके सामने क्लियर की है, अभी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।